एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया बसों कल्याण। जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं जेडीएस के सीनियर लीडर्स जो कर्नाटका के मुख्तलिफ मुकामात से यसरत अली साहब के लिए ज़िमनी इंतखाबात की कैंपेनिंग के लिए तशरीफ़ लाए हैं। तो कल जो भोजगे फंक्शन हॉल में कांग्रेस की मीटिंग हुई, उसमें फिर से कांग्रेस ने कई सारे एलिगेशंस लगाए हैं जेडीएस पर, और जिस तरह से लोगों के सवालात हम तक पहुँचे थे कि उन इल्ज़ामात का जवाब क्या जेडीएस देगी या नहीं देगी, तो उन तमाम इल्ज़ामात का या तो उन तमाम सवालों का जवाब वो लेने के लिए आज हम यहाँ पर हाजिर हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप तमाम का आज के सेशन में दिल से खैरमकदम करता हूँ। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से बिदर नॉर्थ एमएलए जनाब रहीम खान, उन्होंने ये कहा है कि यसरत अली साहब की ज़िमनी इंतखाबात में ज़मानत तक ज़ब्त हो जाएगी और अगर वो जीतते हैं तो मैं अपने एमएलए पद से इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो सर, ये उन्होंने ये जो कहा है, तो उनके कॉन्फिडेंस के मुताल्लिक़ आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस तरह से उनको जस्टिफाई करेंगे आप? यार मज़हर, मुझे लगता है कि तुमने जो अभी वर्ड यूज़ किया, तुम सही तरह का वर्ड यूज़ नहीं कर पा रहे हो। इसे कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है। और जहाँ तक रहीम खान साहब की बात है, जब उन्होंने कल ये बयान दिया तो मुझे बीदर शहर से काफ़ी कॉल्स आए, लोग बहुत खुश हैं। और फिर उन्होंने जो है ना मुझसे यहाँ पर जो है ना फ़ोन करके कहा कि बसवा कल्याण की आवाम से अपील कीजिए। हम बहुत बेजार हो चुके हैं रहीम खान से, उनकी कारकर्दगी सिफर रही है। पीने का पानी का मसला आज तक हल नहीं हुआ है। 24/7 वाटर सप्लाई वहाँ पे फेल हो चुकी है। पुराने शहर में पानी के लिए हमारी ख़वातीन घरों से बाहर निकलकर टैंकर्स के पीछे भाग रही हैं जी। पानी एक बुनियादी ज़रूरत, और उस बुनियादी ज़रूरत को आवाम के उनके घरों तक बाइज़्ज़त तरीक़े से पहुंचाया जाना चाहिए। रहीम खान उस बारे में कोई काम नहीं करते हैं, बस टैंकर्स भेज देते हैं ताकि लोग टैंकर का पानी इस्तेमाल करें, इनके एहसानमंद हो जाएं। तो बीदर के लोग जो है ना ये छुटकारा पाते हैं। तो उन्होंने जो है ना मुझसे कहा है कि मैं बसवा कल्याण के लोगों से अपील करूँ कि भाई, बीदर के अवाम आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं, बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालकर यसरत अली साहब को कामयाब बनाइए ताकि ये इस्तीफ़ा दें और हमारी जान छूटे। तो बीदर के अवाम बहुत खुश हैं और इंशाल्लाह ये मौका उन्हें बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं। हाँ, हाल ही में अब जैसा ज़िमनी इंतखाबात यहाँ के ख़त्म होते हैं, बिदर में भी सीएमसी इलेक्शन होने वाला है। और हम लोगों ने तकरीबन 1 महीना पहले बिदर सीएमसी का मुताला भी किया था, मुख्तलिफ़ वार्ड्स का वहाँ पर दौरा किया था। तो उसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम यूजीडी सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का है। और सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि 24/7 वाटर सप्लाई तो दिया गया है, मगर वो सप्लाई उस वक्त दिया गया है जब सड़कें बनी हुई थी। एक तो वहाँ के खड्डे बनाए गए मगर उन्हें साफ़ नहीं किया गया है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो यूजीडी जो बनाया गया है वो बनाया तो गया है मगर उसका कनेक्शन ही लोगों तक पता तक नहीं है कि वो यूजीडी एग्जिस्ट करता है, उसका वजूद भी है। तो क्या इन तमाम चीज़ों में एक सीएमसी का सवाल यहाँ पर डाल रहा हूँ, वो भी इंतखाबात ज़रूरी है। तो इन तमाम चीज़ों को सुलझाने के लिए अगर जेडीएस भारी अक्सरियत से जीतती है वहाँ पर बीदर में, तो क्या इक़दाम करेगी? देखिए, जहाँ तक अपना बीदर शहर में यूजीडी का मसला है, 24/7 वाटर सप्लाई का मसला है, ये दो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जी। ताज्जुब ये होता है और लोगों का ये कहना है कि ये जो काम किए गए हैं, इन कामों के शुरुआत करने के पीछे जो इंटेंशन था वो आवाम तक सहूलतें पहुंचाना नहीं था। यूजीडी सिस्टम बनाकर जो है ना यहाँ से तमाम जो अपना क्या बोलते हैं ड्रेनेज वगैरह इस सिस्टम को सुधारना मकसद नहीं था। 24/7 वाटर सप्लाई के लिए जब पूरा काम किया गया उस वक्त में भी पानी पहुंचाना मकसद नहीं था। मकसद बहुत ही सिंपल था कि काम हो और उसके बाद कमीशन बने। उसी का नतीजा है कि 24/7 वाटर सप्लाई टोटली फेल हो चुकी है जी, टोटली फेल हो चुकी है। और इसके पीछे हो सकता है ये मकसद भी हो कि अगर 24/7 वाटर सप्लाई इंप्लीमेंट होती है तो लोगों को घरों तक पानी पहुंचेगा, और अगर घरों तक पानी पहुंचेगा तो एमएलए साहब को लोगों पर एहसान करने का मौका कहाँ से मिलेगा? जैसे ही गर्मा का मौसम शुरू हुआ टैंकर्स आ जाते हैं, उसके ऊपर जो है ना फ़ोटोज़ लगी होती हैं, और उसके बाद लोग भोले भाले लोग हैं, बीदर के बहुत ही मासूम लोग हैं, वो अपनी तमाम चीज़ें जो है ना कि ये हमारा हक़ है वो तमाम नहीं सोचते। बस एक ही चीज़ उनके जहन में आ जाती है, अरे रहीम खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, गर्मी का मौसम है, पानी भेज रहे हैं, अल्लाह इनका भला करे। तो महज इसी चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए 24/7 वाटर सप्लाई के सिस्टम को नाकारा बनाया गया है। मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। और फिर जहाँ तक पानी की बात है, मेरा सवाल है रहीम खान साहब से कि जब आप पानी के टैंकर्स वहाँ भेजते हैं तो उसके बजाय आप ये क्यों नहीं सोचते
कि बचावत अवार्ड में अपना भीमा नदी से, कृष्णा नदी से पानी की सप्लाई का एक शेयर जो है ना बीदर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। 24 टीएमसी फीट पानी वहाँ से नदी में हमारा हक है। उस पानी में से जो पानी कर्नाटका से नदी गुजरती है, तेलंगाना में जाती है, आंध्रा में जाती है, उसके बाद समंदर में चली जाती है। तो यह पानी जब हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, पानी समंदर में जा रहा है, हमारा हक है 24 टीएमसी फीट वाटर का। तो उस नदी से हम पानी ले सकते हैं, लिफ्ट बैरेजेस बनाए जा सकते हैं, और ये पानी इतनी ज़्यादा तादाद में होगा कि बीदर में पानी की सप्लाई तो छोड़िए, पीने के पानी की, इवन इरीगेशन के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई मसला नहीं होगा। उस तरफ इनका ध्यान जाते ही नहीं है कभी, और मुझे नहीं लगता कि वो ये बातें सोच भी सकते होंगे, उन्हें कुछ पता है नहीं। तो ये हमारे हुकूक, बीदर वालों के जो हुकूक हैं, जो बचावत अवार्ड में ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 70 के दशक में 1970s में हमारे फेवर में जो है ना ये अवार्ड आया था। 24 टीएमसी फीट पानी पे हमारा हक है, उसके बारे में कभी ये सोचते भी नहीं। समझ में आ रहा है। और ये जो यूजीडी वगैरह का मामला है, ये फेल होना ही था, क्योंकि इंटेंशन लोगों को जो है ना अपना सहूलतें पहुँचाना नहीं था, इंटेंशंस कुछ और थे। तो वो जो बोरवेल का निज़ाम था, जिसके लिहाज से उन्होंने काफ़ी वाह बटोरी है एमएलए रहीम खान ने, मगर फिर भी उसे अभी भी ओल्ड सिटी में बैन किया गया है। तो वहाँ के लोगों को ना तो बोरवेल का सहूलत हासिल है और ना ही दूसरी तरफ 24/7 वाटर सप्लाई हासिल है। तो बोरवेल का निज़ाम अगर हम देखें तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल अगर कम हो जाएगा तो फिर तो भूकंप और ये जो दीगर चीज़ें हैं उसके ख़तरे वैसे भी हम पर लाख होंगे। तो इन चीज़ों को क्या वहाँ की सरकार को रोकथाम लगानी चाहिए, या फिर उन्होंने जो बोरवेल का जितनी भी वावा बटोरी है वो चीज़ें सही थी या फिर उन्होंने गलत किया है? देखिए, जहाँ तक बोरवेल्स की ड्रिलिंग पर बैन को हटाने की बात है जी, रहीम खान साहब जो है ना हर चीज़ का क्रेडिट लेने की आदत है उनको, उन्होंने इसका भी क्रेडिट लिया। लॉकडाउन के पीरियड का मुझे याद है, जब क्वारंटाइन के लिए या आइसोलेशन में लोगों को रखा जाता था कोविड सस्पेक्ट्स को, उसके बाद पीरियड ख़त्म होने के बाद जब उनको छोड़ा जाता था, रहीम खान वहाँ पे फौरी पहुँच जाते थे, खड़े होते, और उसके बाद आता कि देखो इतने लोगों को मैंने छोड़ा लिया। जी, जो एक मेडिकल प्रोसीजर था WHO की तरफ से, उसमें रखा जाता था कि भाई इतने दिन रहे, उसके बाद में वो फिर टेस्ट होगा, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा। वैसी जगह पर भी आके ये क्रेडिट लेते थे, उनकी आदत है वो। अब जो जहाँ तक बोरवेल की बात है, बोरवेल्स जो है ना ड्रिल करने के मामले में एक साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए जी, साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए। अब जगह जगह जब आप बोरवेल्स खोदते हैं तो नेचुरली अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है वो डिप्लीट होगा, कम होता जाएगा जी, तो इसके लिए जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना बैठकर एक साइंटिफिक तरीका अपनाए। लेकिन अब इसमें जो है ना एमएलए साहब किस हद तक जो है ना उन लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड कर पाएंगे, कोई भी आदमी सोच सकता है, वो गाइड नहीं कर पाएंगे। मेरा यहाँ पर एक और सोल्यूशन मेरे जहन में है, वो ये है कि एक करेज जो सिस्टम है बीदर में, अंडरग्राउंड जो है ना जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, कई जगह वेल्स खोदी गई हैं, बाउलियाँ हैं, और वो सारी बाउलियाँ कनेक्टेड हैं जी, कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड है ये इसका सिस्टम बीजापुर में भी किसी और नाम से है। तो बीदर में सिस्टम बहुत कारआमद सिस्टम था, और इसकी वजह से जो है ना पानी वगैरह को जो है ना स्टोर किया जाता था। तमाम पानी जब अंदर जाता तो इस सारा का सारा बारिश का पानी वो सारा ज़ख़ीरा हो जाता था और पानी का मसला नहीं रहता था। मैं चाहता हूँ कि करियर सिस्टम को फिर से, वो तमाम वेल्स को जो है ना फिर से ज़िंदा किया जाए, वो कनेक्टिविटी फिर से बहाल की जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर बचावत अवार्ड के हिसाब से बीदर डिस्ट्रिक्ट का जो शेर उस नदी के जो है ना पानी में है, उतना शेर हासिल करने के लिए रहीम खान साहब शुरुआत करें और बीदर के आवाम को यह हक़ दिलाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये करेंगे, क्योंकि उनका एक सिंपल फंडा है इलेक्शन जीतने का। गर्मा आ जाए, लोग पानी के लिए तरसें, वाटर टैंकर्स आ जाएं, पानी सप्लाई किया जाए, इलेक्शन के वक्त में फिर एक रिकॉर्डेड सॉन्ग पूरे शहर में जो है ना गाड़ी पे लगा के सुनाया जाए कि एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, और लोग यही सुन लेते हैं फौरी, अरे हाँ हम पे एहसान है। तो ये इनकी एक सिंपल सी जो है ना पॉलिसी पे वो चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बचावत अवार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें उनकी समझ में भी आएंगी। चलिए वापस ज़मीनी इंतखाबात पर आते हैं। कांग्रेस लीडर BZ ज़मीर अहमद खान जी, अपने विवादित बयानों को लेकर काफ़ी चर्चित हैं वो इस समय। तो उनसे जब ये सवाल किया गया एक मीडिया हाउस की जानिब से कि एक मुस्लिम कैंडिडेट JDS की तरफ से हैं, तो बीइंग एज अ मुस्लिम क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि ऐसा बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, और कांग्रेस ने भी गुज़िश्ता मरतबा जब 1999 में कांग्रेस से एक मुस्लिम कैंडिडेट को मौका दिया था
मगर वो 4 या 5 हज़ार से ज़्यादा वोट तक नहीं ले पाए। तो इसीलिए हमने वापस से एक मुस्लिम कैंडिडेट को, उम्मीदवार को मौका देना मुनासिब नहीं समझा। इस तरह के बयान सामने आए हैं बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान की तरफ से, तो आप उनकी इस बात को कितनी हद तक सही ठहराते हैं? क्योंकि जेडीएस से भी ज़्यादातर अगर हम माजी में जाकर देखें तो मुस्लिम उम्मीदवारान को मौका नहीं दिया गया है। देखिए 1999 में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे जहांगीर अली एडवोकेट जी, जो शायद 4000 के करीब उन्होंने वोट लिए, और इनका कहना बिल्कुल सही ज़मीर साहब का कि कांग्रेस के उम्मीदवार को कांग्रेस के लीडर्स ने उस वक्त सिर्फ 4000 वोट दिलाई। जी, दिल से काम नहीं किया उन लोगों ने। मेरा सवाल ये है कि भाई अगर एक जहांगीर अली एडवोकेट ने सिर्फ 4000 के करीब वोट लिए, तो उस वक्त में कांग्रेस के मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर्स क्या कर रहे थे? उन्होंने उनको ये वोट क्यों नहीं दिलवाए? जी, वोट उन्हें दिलवाना चाहिए था। ये वोट उस वक्त दिलवाए जाते हैं जिस वक्त में किसी उम्मीदवार को जिताने की नीयत से खड़ा किया जाता है। मेरा ये इल्ज़ाम है कि जहांगीर अली एडवोकेट को जिताने की नीयत से खड़ा नहीं किया गया, सिर्फ उनको इसलिए खड़ा किया गया कि एक मुसलमान को यहाँ से टिकट दो, उसके बाद वो अपने बलबूते पे जितने वोट लेता है ले ले, ठीक है, और उस दूसरी कम्युनिटीज़ के हम वोट नहीं दिलाएंगे, और उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा कम वोटों के साथ तो इस रिज़ल्ट का ढंढोरा अगले 20-25 साल तक पीटा जाए। जब भी कोई मुसलमान टिकट मांगे उसे बताया जाए कि देखो तुम्हारी औकात ही है, तुम तो सिर्फ 4000 वोट लेते हो। तो ये एक टूल की तरह से यूज़ किया गया जहांगीर अली एडवोकेट साहब को, ताकि उनकी हार को बता कर बार बार हमारे मुस्लिम एस्पिरेंट्स के हौसले पस्त कर दिए जाएं, उनकी हिम्मतें तोड़ दी जाएं, और बार बार ये बताया जाए कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम जीत सको। तो इसलिए उनको एज ए टूल इस्तेमाल किया गया था। कई जगह ये करते हैं कांग्रेस वाले, और कोई कांग्रेस में अगर कोई मुस्लिम लीडर्स जीत के आते हैं तो मैं कहता हूँ वो अपने बलबूते पर जीत कर आते हैं। कांग्रेस की लीडरशिप उनको जिताना बिल्कुल नहीं चाहती, जैसे जहांगीर अली साहब का। क्योंकि अगर वैसा नहीं होता तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि 1999 के बाद 2004 में भी इलेक्शन होते हैं, उस वक्त का कांग्रेस के जो कैंडिडेट होता है वो उतने ज़्यादा वोट क्यों ले सकता है? जी, मुसलमान ही जब खड़ा होता है तो इतने वोट कम क्यों होते हैं? कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। और ये 99 का रिजल्ट बताकर बार बार मुसलमानों के हौसले पस्त करना, उनकी लीडरशिप को बिल्डअप होने के मौके डिनाई करना, ये कांग्रेस की पुरानी पॉलिसी रही है। बेहतर होगा कि इस पॉलिसी को ख़त्म करें। अगर ये पॉलिसी चलती रहेगी तो याद रखिए मुस्तकबिल करीब में सिर्फ एक मुसलमान इनको वोट देते हैं, मुसलमान भी इनको वोट नहीं देगा, इनका पूरा खात्मा हो जाएगा। तो सर मैंने इसी सवाल के साथ एक और सवाल जोड़ा था कि जेडीएस को क्यों इतना वक्त लगा किसी मुस्लिम उम्मीदवार पर भरोसा करने के लिए? देखिए हमारे पास जब हम किसी को टिकट देते हैं जी, तो उस वक्त में हमारे पास टिकट सीकर्स एस्पिरेंट्स भी होने चाहिए, एस्पिरेंट्स भी होने चाहिए। जी, जब हमारे पास एस्पिरेंट्स अपने टिकट का दावा पेश करते हैं तो उसके बाद हाई कमांड जो है ना डिसाइड करती है, देखकर सारे स्क्रूटिनाइज होते हैं अपने एस्पिरेंट्स के एप्लीकेशंस, सर्वे होता है, और उसके बाद किसी सबसे बेहतर उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है। अब हमारे पास वो एस्पिरेंट्स थे नहीं, बिला लिहाज मजहब मिला। बिला लिहाज मजहब मिला, एस्पिरेंट्स थे नहीं। जी, जब एस्पिरेंट्स होते तो उस पर भी गौर किया जाता। हमारे पास एस्पिरेंट्स थे नहीं, और अब की बार ये जो मामला है, अब की बार सैयद असफ अली खादरी साहब को टिकट देने का मामला, तो उसकी वजह ये है कि देवेगौड़ा जी और कुमार स्वामी साहब ने यह तय किया कि अब की बार बसवा कल्याण में हम एक मुस्लिम को जो है ना उम्मीदवार बनाएंगे और जिता कर लाएंगे। और ये एक ज़ोरदार तमाचा होगा कांग्रेस के उन तमाम सियासी कायदीन पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जेडीएस एंटी मुस्लिम है। हालांकि एक चीज़ ऐसी आप पेश नहीं कर सकते, मेरा चैलेंज है सारे कर्नाटका में कोई भी कांग्रेसी लीडर एक केस पेश करे कि हाँ ये फलां काम एंटी मुस्लिम है जो जेडीएस ने किया। एक भी ऐसा काम नहीं है। लेकिन वो अब लोग बोलते हैं, वो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, लोग भरोसा कर लेते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने फैसला किया कि हम यहाँ से एक जेडीएस के कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट को देंगे और उसे जिता कर भी लाएंगे। तो इस हिसाब से इनको अभी टिकट दिया गया। जी, चलिए मैं अपने तमाम नाज़रीन से ये उम्मीद रखता हूँ कि आपने जितने भी सवाल हमारे चैनल के माध्यम से हमसे पूछे थे, हमने हमारे इसी चैनल के माध्यम से वो तमाम सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। इसके अलावा मैं एक और इत्तला आपको दे दूँ, मास मीडिया की जानिब से कल यानी कि 10 अप्रैल 2021 को गांधी चौक में एक बीच चौराहे में एक डिबेट का आयोजन होने वाला है।
जिसमें तमाम राजनीतिक दलों से लेकर के एक उम्मीदवार जो आज़ादाना तौर पर अपना मुकाबला लड़ेंगे ज़िमनी इंतखाबात में, वो भी उस डिबेट में मौजूद रहेंगे और वहाँ पर अवाम को मौका रहेगा कि वो अपने तमाम सवालात तो तमाम राजनीतिक दलों के सामने रख सकें। तो आप तमाम लोग भारी से भारी तादाद में कल 8:30 बजे 10 अप्रैल 2021 को तशरीफ़ लाएँ, अपने सवालात प्रिपेयर कर लीजिए और याद रखिए कि इस डिबेट में जितने भी कोविड के गाइडलाइंस हैं वो फॉलो किए जाएंगे और साथ ही में पुलिस की सिक्योरिटी में ये तमाम चीज़ें अंजाम पाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल मास मीडिया बसव कल्याण अवाम की आवाज़ के साथ।